Morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss micronutrient remaining part। ठीक है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बचे थे उसको आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा बोरॉन के कार्य। ठीक है, बोरॉन था, देखो बोरॉन से पहले जो लास्ट अपने मैग्नीज किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा बोरॉन था। तो बोरॉन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट है हमारा वृद्धि उत्को में नई कोशिकाओं की वृद्धि है, विकास करता है। ठीक है, नई कोशिकाओं की वृद्धि करेगा और उनका विकास यानी डेवलपमेंट भी करेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण और उपयोग में सहायक है। देखो कैल्शियम एक अलग तत्व है, लेकिन कैल्शियम का अवशोषण होगा और उसका उपयोग होगा, उसमें ये सप्लीमेंट्री के तौर पर वर्क करेगा आपका बोरॉन। तीसरा है आपका पौधों में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को भी नियंत्रित करेगा। ठीक है, Ca और P कैल्शियम और पोटेशियम के उत्पाद ये कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को भी नियंत्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसका कार्य है, परागन प्रजनन क्रियाओं व फल बनाने में भी सहायक होता है। और फिफ्थ पॉइंट है दलहनी फसलों में राइजोबियम ग्रंथियों में भी ये विकास करता है। ठीक है, और इसकी कमी के क्या क्या लक्षण है, बोरॉन की कमी के क्या क्या लक्षण है। शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका कौन सी होती है स्टूडेंट, ये मान लो ये प्लांट है तो जो सबसे ऊपर की ओर पत्ती सी होती है ना, ऊपर की ओर जो कलिका है उसको शीर्ष कलिका बोलते हैं, टर्मिनल बड। वृद्धि होकर नई पत्तियों की मृत्यु होने लग जाती है। ठीक है, ये वृद्धि एक बार हो जाएगी फिर इसकी नई पत्तियां जो है उसकी मृत्यु होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब पत्तियां मुरझाकर गिरने लग जाएंगी। बाद की पत्तियां मोटी और मुड़ी होंगी। ठीक है, ये पत्तियां क्या नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। पुष्पन विकास फल विकास बाधित होता है। बाद गेहूँ और सरसों में खराब बीज जमाव होता है। बीज जमाव में बांझपन का मतलब है कि उनमें नए दाने नहीं बनते हैं। कुछ पौधों में तने फल व कंद फट जाते हैं। गोभी के फूल का आकार अनियमित हो जाता है। गोभी का जो फूल है अनियमित मतलब गोलाई का आकार नहीं होता, फल छोटा रह जाता है व फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। फल यहाँ पर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बोरॉन की कमी के लक्षण थे। नेक्स्ट है अपना स्टूडेंट मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम के कार्य, तो पहले मोलिब्डेनम है ये MO बोलते हैं शॉर्टकट में मोलिब्डेनम। वैसे आपके पास किताब होगी तो उसमें लिखा ही हुआ है। दलहनी फसलों की जड़ियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु है जो राइजोबियम होता है उसके लिए ये आवश्यक है मोलिब्डेनम। ठीक है, एजोटोबैक्टर जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहायक है। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है तो उसके लिए भी ये मोलिब्डेनम सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, लोहे के अवशोषण और स्थानांतरण। लोहा मतलब आयरन, Fe की बात हो रही है, तो उसके अवशोषण और स्थानांतरण में भी सहायक है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, पौधे में अवकरण के लिए आवश्यक है। देखो ऑक्सीकरण अवकरण की दो क्रियाएं होती हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अब अवकरण का मतलब यहाँ पर नाइट्रेट अवकरण लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रेट बनने के बाद में जो ऊर्जा निकलेगी उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। फास्फोरस उपापचय क्रिया को भी प्रभावित करता है। उपापचय का मतलब होता है पचने की जो क्रिया है, मतलब खुद को ग्रहण करने के बाद की जो क्रिया उसको उपापचय क्रिया बोलते हैं, तो उसको भी ये प्रभावित करता है मोलिब्डेनम। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है और विटामिन C के लिए भी संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण। ठीक है, जो जनरली मोलिब्डेनम के लक्षण जो है वो नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो पुरानी और मध्य पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे इसमें पुरानी लिख दिए लेकिन पुरानी पत्तियों पर बहुत कम लक्षण होते हैं, ज़्यादातर मध्य वाली और नई पत्तियों पर ही होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के समान पौधे छोटे और पीले दिखने लगते हैं। ठीक है, ये ठीक है, पौधे छोटे भी हो जाएंगे और पीले रंग के भी हो जाएंगे। टमाटर के नीचे की पत्तियों में मोटलिंग निक्रोसिस जिसको उत्तक्षय बोलते हैं, तो पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की पत्ती हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये पत्ती है तो इसके किनारे मुड़ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये नहीं। जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, पत्तियां पीछे की ओर यूं झुकी हुई होंगी। ठीक है, यूं झुकी हुई होंगी पीछे की ओर। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दलहनी पौधों पर लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, इनकी जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमज़ोर रह जाती हैं। ठीक है, वो अपने ने पढ़ा ही था कि जड़ों की ग्रंथियों के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट अपना क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्लोरीन के कार्य। ठीक है, क्लोरीन के क्या क्या कार्य है उसको अपने देख लेते हैं। तो क्लोरीन क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड का संगठन है ये। ठीक है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, एक हार्मोन है, तो उसका ये संगठन है। पौधों में पर्णरंध्रों की कार्य प्रणाली के द्वारा जल ग्रहण में भी सहायक है ये। ठीक है, आगे क्या है,
पौधों के कई रोगों के प्रति सहनशील बनाता है और कार्बोहाइड्रेट उपापचयन क्रिया को भी प्रभावित करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रहण बनने के बाद की जो क्रिया है। ठीक है, क्लोरीन की कमी के लक्षण बोलें, खेत में इसकी कमी के लक्षण अभी तक देखे नहीं गए हैं। गमलों में क्लोरीन मलानी रोग हो जाता है। मलानी का मतलब होता है, विल्ट का मतलब क्या होता है, पौधा पूरी तरह से सूख जाए। ठीक है, हाथ से पकड़ोगे तो बाहर आ जाएगा। पत्तियों पर अनियमित आकार के पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं और मृत गोब के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, मृत गोब खोखला हो जाता है ना पौधा, उसको मृत गोब कहते हैं, तो वो धब्बे पड़ जाते हैं उसके। नई पत्ती विकसित पत्तियों पर भी पीलापन दिखाई लेता है, यही बात सही है, नई पत्तियों पर पीलापन दिखाई देगा। पत्ता गोभी में इसकी कमी से पत्ते मुड़ जाते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी में इसकी कमी के पत्ते मुड़ जाएंगे। बरसीम की पत्तियां छोटी हैं, मोटी हो जाएंगी। तने व जड़ की वृद्धि भी क्या है, रुक जाएगी आपकी क्लोरीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट बचता है आपका 17वां जो तत्व है वो है निकिल, जो लास्ट में जुड़ा था। निकिल के क्या क्या कार्य हैं, ये नाइट्रोजन उपापचय क्रिया को नियमित करने वाले हाइड्रोजिनेज मिथाइल रिडक्टेज यूरेज किण्वक, ये एंजाइम है सारे, एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, दाना भरने और बीज की जीवन क्षमता के लिए भी आवश्यक है। यूरेज एंजाइम का धात्विक अवयव है, दलहनी फसलों के लिए भी ये लाभदायक है। और यह पौधे द्वारा लोहा अवशोषण के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकिल की कमी के क्या क्या लक्षण है, तो निकिल की कमी के कारण क्या है, पौधे में नाइट्रेट का जमाव होने लगता है और अमीनो अम्ल क्या है, कम हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रेट का जमाव होगा तो अमीनो अम्ल कम ही होंगे। यूरियज किण्वन, यूरियज मतलब जो एंजाइम है उसकी सक्रियता कम हो जाएगी, इस कारण पत्तियों में यूरिया एकत्रित हो जाती है और पौधों के लिए यूरिया क्या होती है, विषैली होती है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म तत्व है, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम आदि है, ये भी उपलब्ध नहीं होते, तो ये इनकी भी पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये लाभदायक तत्व हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या क्या है। तो विभिन्न फसलों की जो संकर प्रजातियां हैं उसको अपनाकर अपना क्या है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जो मुख्य तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटाश है, वो अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं। जो संकर प्रजातियां, जो बढ़िया इम्प्रूव्ड वेराइटी है, अच्छी वेराइटी है, वो NPK का ज़्यादा प्रयोग करती है तथा ये इन प्रजातियों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता और लोहे की कमी को भी बढ़ाती है। ठीक है, लगातार फसलों को उगाने और सघन खेती से मृदा में इन तत्वों की क्या कमी हो जाएगी, इसलिए क्या हमें उर्वरक यूज़ करने चाहिए। तो जटिल उर्वरक बनाने से बहुत कम सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में मिल पाते हैं, तो इन जटिल उर्वरक DAP का जैसे प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व की हानि के कारण भी संभावनाएं बढ़ जाती है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वर्तमान में कार्बनिक खादों का भी कम प्रयोग हो रहा है, नहीं तो कार्बनिक खादों से भी थोड़े बहुत पोषक तत्व मृदा को मिल जाते थे। पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक उठाने वाली फसलें कौन सी है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो जाए तो फूल गोभी, गांठ गोभी की क्या है, डिमांड अपने उपज कम हो जाएगी। फास्फोरस की कमी हो तो सरसों की क्या है, उपज कम हो जाएगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी हो तो आलू की उपज कम हो जाती है। आलू, जई, फूलगोभी, गांठ गोभी, इनमें लोहे की कमी हो तो उपज कम हो जाएगी। जई और चुकंदर में मैग्नीज ना हो तो कमी हो जाएगी। और धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सारी फसलों में जई जरूर, जिंक जरूर देना चाहिए, जस्ता नहीं दिया तो उपज कम हो जाएगी। सेब, लीची, नींबू या जितने भी फल हैं वो उसमें तांबा वगैरह देना चाहिए। प्याज, ठीक है, सब्जियों में आ जाता है। सूरजमुखी को बोरोन देना ज़रूरी है। मोलिब्डेनम, गोभी, रिजका, चुकंदर, इनको देना ज़रूरी है। चुकंदर के अंदर सोडियम ना हो तो उसकी उपज काफ़ी कम हो जाती है। गन्ना और धान में सिलिका दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है, उपज भी अच्छी होगी और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बीज वगैरह है, जो आपकी उपज है वो भी क्वालिटी वाली होगी। अब आ जाता है उर्वरकों का महत्व। उर्वरकों का महत्व क्या क्या है, तो कारखानों में विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप से उर्वरकों को तैयार किया जाता है। ये 1, 2 या फिर 3 तत्व कार्बनिक खादों की तुलना में पौधों को जल्दी प्रोवाइड कराते हैं और ये उर्वरक से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1 सप्ताह बाद जैसे ही खेत में प्रयोग करेंगे, 1 सप्ताह बाद ही ये इनकी उपलब्धता पौधों को होने लगती है और कार्बनिक खादों की तुलना में इनको कम डालना पड़ता है। निर्धारित मात्रा में अधिक प्रयोग करेंगे तो पौधे झुलस जाएंगे, ज़मीन भी खराब हो जाएगी। अतः बुआई के साथ खड़ी फसल में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तो भंडारण में इनके विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मृदा जीवाणुओं पर कभी कभी यह प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। लगातार प्रयोग से वायु संचार क्या ठीक नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा प्रयोग करोगे तो। और मृदा कटाव को रोकने में भी कम सहायक है। मृदा ताप पर भी प्रभाव इसका कुछ नहीं पड़ता है।
और पोषक अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, अधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का अनुपात भी असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला मैंने छोड़ दिया था, तो इससे ये इसमें यही लिखा है कि मृदा की भौतिक जैविक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक रासायनिक भौतिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर इसका बहुत ज़्यादा हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अमोनियम सल्फेट के प्रयोग करेंगे तो अम्लीय मृदा हो जाएगी, और कोई क्षारीय प्रकृति का जैसे सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, और पोषक तत्व उपयोग करने में इनमें खर्चा भी बहुत आता है। ठीक है, तो अब उर्वरक जो हैं वो अपने नेक्स्ट यानी कल अपने डिस्कस करेंगे कि उर्वरक क्या क्या हैं, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।